Hi everyone, welcome to my channel. So, in the last video, we covered the topic 1.2 Essentials of a Valid Contract. And now, we are moving forward to the section 1.3 Types of Contract. So, let us just first understand the diagram which is given here. The types of contract are broadly classified into three types: validity or enforceability, formation, and on performance. So, these are the various types of contracts which we'll be going to discuss today in our video. So starting off with the first one, validity or enforceability, the first contract is of valid contracts. An agreement which is binding and enforceable is a valid contract. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग है और लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है, उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. इट कंटेन्स ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इसमें वो सारे असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए. सो दिस इज़ अ प्रॉपर फुल फ्लेजेड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है. हम ये कह सकते हैं. एग्जाम्पल 17, A आस्क B इफ़ ही वॉन्ट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹10,000. ए ने बी से पूछा कि क्या वो उसकी बाइक खरीदना चाहता है 10,000 के लिए. बी एग्रीज टू बाय बाइक. बी ने हाँ भी बोल दिया, तो ए ने ऑफर दिया बी को, बी ने हाँ बोला, यानी कि एक्सेप्टेंस हो गई. तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस रिजल्ट्स इन एन एग्रीमेंट एंड इट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ. और इस एग्रीमेंट की इजाज़त लॉ भी देता है क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो लॉ को डिफीट कर रहा हो. तो हैंस इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ए और बी के बीच में. Next is void contract. So let us understand what is void contract. Section 2 subsection J states as follows: a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Thus a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. ठीक है. सो इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हम सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर. मिस्टर एक्स कहते हैं कि वो किसी पब्लिशर के साथ एक बुक लिखेंगे. ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है. बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट. अब कुछ दिनों बाद जो एक्स हैं वो मर जाते हैं एक एक्सीडेंट में. हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब एक्स को बुक लिखनी थी बट अब उनकी डेथ हो चुकी है एक एक्सीडेंट में, तो अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये परफॉर्म नहीं हो सकता. दस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था बट कुछ उसमें ऐसी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं हो सकता, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. अब हम वापस आते हैं इसकी डेफिनेशन पर. अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीज हो जाता है एनफोर्स करने से, यानी कि परफॉर्मेंस उसकी सीज हो जाती है कि उसे परफॉर्म नहीं किया जा सकता, बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल. तो एक ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब हम किसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हम उसको एनफोर्स नहीं कर पाते, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. जैसे कि अभी हमने इसमें एग्जाम्पल देखा कि जो मिस्टर एक्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो एक बुक लिखेंगे पब्लिशर के साथ, बट लेटर ऑन ही डाइज इन एन एक्सीडेंट and due to the impossibility of performance that a dead person cannot write a book, so उसकी वजह से वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था वो void बन गया. Now example 19, a contract with B, owner of the factory, for the supply of 10 tons of sugar, but before the supply is affected the fire caught in the factory and everything was destroyed. Here the contract becomes void. अब देखिए इसमें भी कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो गई है जो किसी के हाथ में नहीं थी. ठीक है, लाइक मैंने एक फैक्ट्री ओनर से कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो मुझे 10 टन्स ऑफ शुगर देंगे. अब उन्होंने हाँ भी बोल दिया, तो हमारे बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया. बट सप्लाई करने से पहले ही जो बी थे जिनकी फैक्ट्री थी शुगर की, उनकी उस फैक्ट्री में आग लग जाती है. अब ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो हम दोनों के हाथ में नहीं था. सो इस इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड बन गया. ठीक है. इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन हेयर दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल बट ऑल द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट हैज़ टू बी कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब क्लैरिफिकेशन के लिए इन्होंने एक पॉइंट ये दिया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, बट उसे सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हम उसे एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल लेते हैं क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट तो बचता नहीं है, लेकिन सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे एक नाम दे देते हैं जो कि है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ
वी वुड अंडरस्टैंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सो अभी हमने दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स देख लिए हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स. अब हम समझेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं. Section 2 subsection I defines that an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract. ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ एनफोर्स कर सकता है सिर्फ किसी एक पार्टी की तरफ से, बट दूसरी पार्टी उसे एनफोर्स नहीं कर सकती, उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं. ठीक है, इसमें पार्टी और पार्टीज दो वर्ड्स हमारे साथ इसमें इंक्लूडेड हैं, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी वुड कीप इट सिंपल. लाइक आप समझिए कि दो जने हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, ए और बी, और लॉ कहता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ए एनफोर्स कर सकता है, बी नहीं कर सकता. यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ एक पार्टी एनफोर्स कर सकती है, दूसरे के ऑप्शन में नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हमारा होता है उसका एग्जाम्पल हम भी देखेंगे. दिस इन फैक्ट मीन्स where one of the parties to the agreement is in a position or is legally entitled or authorized to avoid performing his part, then the agreement is treated and becomes voidable. Such a right might arise from the fact that the contract may have been brought by the one of the parties by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation, and hence the other party has a right to treat it as a voidable contract. देखिए इसमें क्या गया है. दिस इन फैक्ट का मतलब ये है कि दो पार्टीज हैं, ए ने बी से कहा कि या तो तुम मुझे 50,000 रुपये दो वरना मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा. अब बी ने अपनी जान बचाने के लिए उसे 50,000 रुपये दे दिए. अब बी के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट मान ले कि उसने, इसमें कंसिडरेशन ये थी कि बी ने उसे 50,000 रुपये दिए और ए ने उसकी जान को बख्श दे दिया. ठीक है, तो बी के ऑप्शन में है कि या तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट माने या ना माने, या तो वो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है पुलिस स्टेशन में और नहीं भी करवा सकता. ठीक है, सो ये बी के ऊपर डिपेंड है, ए के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि उसे पता है उसने वो गलत काम किया है. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे. X promises to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. एक्स ने प्रॉमिस करा कि वो वाई को अपना स्कूटर देगा 1 लाख में, लेकिन उसकी जो एक्सेप्टेंस है, जो कंसेंट है, वो गन पॉइंट पर ली गई है. तो ये कोहर्जन का एग्जाम्पल है. एक्स इज एन एग्रीव्ड पार्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वाई. तो जिसकी फ्री कंसेंट नहीं होती है उस पार्टी को ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन इन्फोर्स करने का मिलता है. इट मीन्स इफ एक्स एक्सेप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर एक्स गन पॉइंट पर मान लेता है, गन पॉइंट पर कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. और अगर नहीं मानता तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता है. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू. At this juncture, it would be desirable to know the distinction between a void contract and a voidable contract. अब इसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिया गया है void और voidable contract के बीच में. मीनिंग देखिए, void contract का मीनिंग है a contract ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्स नहीं किया जा सकता ड्यू टू सम इम्पॉसिबिलिटी जो दोनों पार्टीज के हाथ में नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम void contract बोलते हैं. Voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ एक पार्टी इन्फोर्स कर सकती है बट दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, उसे हम voidable contract बोलते हैं. Void contract कैन नॉट बी एनफोर्स एट ऑल. Void contract को हम एनफोर्स कर ही नहीं सकते हैं. और जो voidable contract है, इसे सिर्फ और सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी यानी कि जिसकी फ्री कंसेंट नहीं ली है वो पार्टी उसको एनफोर्स कर सकती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को. एग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी है जिसको कुछ ना कुछ कष्ट पहुंचा है, कुछ दुख पहुंचा है या फिर कुछ नुकसान हुआ है, तो सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल है ही नहीं. Cause a contract becomes void due to change in law और change in circumstances beyond the contemplation of parties. अब change in law की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे void बनता है ये देखिए. फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि मेरी एक मेडिकल शॉप है और मैं मेडिसिन बेचती हूँ. ठीक है, आई एम अ केमिस्ट एंड आई सेल मेडिसिन. अब ये होता ये है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं और उनके जो ओनर्स हैं उनके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, है ना. तो अब मेरे पास वो लाइसेंस नहीं है, तो जब तक मैं उस लाइसेंस को प्रोक्योर नहीं करती उस टाइम तक जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मेरी और मेरे शॉप ओनर का या फिर मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है मेडिसिन बेचने का,
वो वॉइड बन जाएगा तब तक मेरे साथ वो लाइसेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लॉ में चेंज आ गया है, गवर्नमेंट लॉ में चेंज ले आई है कि सिर्फ वही लोग मेडिसिन बेच सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है। तो जब तक मेरे पास लाइसेंस नहीं आता मैं किसी और के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती मेडिसिन बेचने का, और अगर करती भी हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और ऐसे सर्कमस्टांसेस जो पार्टीज की कंटेम्पलेशन से बाहर हैं, यानी कि पार्टीज के कंडक्ट से बाहर है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि उनकी डेथ हो गई थी या फिर उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, तो ये ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं तो दोनों ही पार्टीज के कंट्रोल में नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वॉज नॉट फ्री। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कॉज ये होता है कि जब किसी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं हो सकता, और अगर एग्रीव्ड पार्टी रीजनेबल टाइम के अंदर अपने राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर लेती है तो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। A void contract does not grant any legal remedy to any party. void contract के अंदर किसी भी पार्टी को कोई भी लीगल रेमेडी नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारा voidable contract है, जो पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, उसे एक लीगल रेमेडी मिलती है कि या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान ले या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। दिस इज इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे करने से लॉ साफ साफ मना करता है। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। अब कोर्ट सिर्फ इन लॉ को, जो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इन्हें तो एनफोर्स करेगा ही नहीं, बल्कि इससे जो रिलेटेड कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उन्हें भी वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं करेगा। All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो void होते हैं। void मतलब यानी कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अभी हमने void कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो एनफोर्स नहीं हो सकते, तो सारे इलीगल एग्रीमेंट्स void हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सारे void एग्रीमेंट्स भी इलीगल हैं। सिमिलरली जैसे हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा था कि ऑल एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। सिमिलरली सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड हैं बट सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं हैं। Despite this, there is similarity between them is that in both cases they are void ab initio and cannot be enforced by law. void ab initio कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये हम माइनर वाले केस में समझेंगे कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void ab initio है, जबकि void कॉन्ट्रैक्ट हमारे void ab initio नहीं है, क्योंकि वो चेंज इन लॉ और ऐसी सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है जो पार्टी की कंटेम्पलेशन में नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि इमोरल है नेचर में और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं, वो हमारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। Similarly, if R agrees to S to purchase brown sugar, it is an illegal agreement. So brown sugar एक तरह का ड्रग है, तो अगर इनके R और S के बीच में ब्राउन शुगर के कॉन्ट्रैक्ट का हमारा एग्रीमेंट होता है तो ये एक इलीगल एग्रीमेंट है, क्योंकि लॉ इसको फॉरबिड करता है इस एग्रीमेंट को बनाने से। According to Section 2, subsection G of the Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is void. ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ एनफोर्स नहीं करता है वैसा एग्रीमेंट एक void एग्रीमेंट होता है। The Act has specified various factors due to which an agreement may be considered as void agreement. One of these circumstances is unlawfulness of object and consideration of the object, that is illegality of the contract which make it void. ठीक है, अब एक्ट बताता है कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन सकता है। उसका एक फैक्टर ये है कि आपका ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का मेन सब्जेक्ट फैक्टर जो है या कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, उसको कंसिडरेशन को और उस ऑब्जेक्ट को लॉ फॉरबिड करता है, तो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल माना जाएगा। The illegal and void agreements differ from each other on the following basis. अब इसके बीच में फिर एक डिफरेंस दिया गया है void agreements और illegal agreements के बीच में। So let us see what is the difference. A void agreement is not necessarily illegal. एक void agreement जरूरी नहीं है कि वो illegal भी हो, लेकिन एक illegal agreement is always void. Nature ये लॉ के द्वारा forbidden नहीं है, illegal agreements are forbidden under law. Punishments, पार्टीज को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी void एग्रीमेंट्स के अंदर, बट इलीगल एग्रीमेंट्स में पार्टीज को पनिशमेंट मिल सकती है क्योंकि इन्हें पहले से ही लॉ ने मना कर रखा है करने से। कोलैटरल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड एग्रीमेंट्स होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू void एग्रीमेंट्स में ऑल्सो बी void, इट मे बी वैलिड
ऑल्सो। अब ज़रूरी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट्स के साथ जुड़े हुए जो एग्रीमेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो फैक्ट्री ओनर के साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि वो मुझे शुगर देंगे और मैं ही वो शुगर का कुछ पार्ट रखकर आगे वाली शुगर सी को दे दूंगी, ठीक है, किसी और पर्सन को दे दूंगी। तो मेरे और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो अभी भी वैलिड रहेगा, ठीक है। तो कनेक्टेड एग्रीमेंट्स ज़रूरी नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट्स के साथ कनेक्टेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो भी वॉइड हो जाएंगे, वो वैलिड भी हो सकते हैं। इलीगल एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट के साथ जो भी कनेक्टेड एग्रीमेंट्स हैं उनको हम वॉइड ही मानेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। When a contract is good in substance, but because of some technical defect, that is absence in writing or barred by limitation, one of both the parties cannot sue upon it, it is described as an unenforceable contract. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सब्सटेंस में यानी कि उसका सब्जेक्ट मैटर, उसका ऑब्जेक्ट सब ठीक है बट उसमें सिर्फ कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ गया है कि या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं लिखा है या फिर आपने कुछ लॉ का प्रोविजन जो है वो ठीक से कंप्लाई नहीं करा है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सिबल बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2015। ए ने बी से गुड खरीदे 2015 में, बट नो पेमेंट वॉज मेड टिल 2019, बट कोई पेमेंट 2019 तक हुई ही नहीं है। B cannot sue A for the payment in 2019 as it has crossed 3 years and barred by limitation act. A good debt becomes enforceable after the period of 3 years as barred by limitation act. देखिए हम मान लेते हैं कि मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदे 2015 में और 3 साल यानी कि मान लेते हैं कि 5 साल बाद आपको याद आया कि आपने मुझे गुड्स बेचे थे और मैंने आपको पैसा नहीं दिया था। तो 5 साल के बाद आप मुझ पर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मेरे से पैसा चाहिए था तो आप 3 साल के अंदर अंदर मुझ पर केस कर सकते थे। ये कहाँ पे दिया गया है? ये लिमिटेशन एक्ट है, इसके अंदर बताया गया है कि अगर आपको कोई भी डेथ रिसीव नहीं हो रही है तो आप 3 साल के अंदर उस पर केस कर सकते हैं, उसके बाद आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं। तो जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वो अनएनफोर्सिबल बन जाएगा 3 साल के बाद अगर आपने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करा मुझे कोर्ट में स्यू करने का। सो हमने एक बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर लिए थे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो बिल्कुल ठीक होते हैं, इसमें सारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एनफोर्सिबल नहीं हो पाते ड्यू टू चेंज इन लॉ और कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो जाते हैं जो पार्टीज के हाथ में नहीं होते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ एक पार्टी एनफोर्स कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। इलीगल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो वॉइड साफ साफ मना करता है करने से, जिनका नेचर और ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ होता है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको सिर्फ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारा अनएनफोर्सेबल बन जाता है, क्योंकि एक पार्टी अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी वी हैव कवर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। So on the basis of formation we have express contract. A contract would be an express contract if the terms are expressed by words or in writing. अगर हम express करते हैं contract को, अगर हम अपनी सारी चीज़ें बोलते हैं या लिखते हैं तो वो एक express contract है, ठीक है। Section 9 of the Act provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. आप कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं या लिखकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर कर जो आप बताना चाह रहे हैं उन्हें एक्सप्रेस कर कर रहे हैं, तो वो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। A tells B on telephone that he offers to sell his house for 2 lakhs. A ने B से कहा कि वो चाहता है कि वो मैं अपना घर बेचूंगा 2 लाख के लिए, और B ने कहा कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इम्प्लीकेशन के द्वारा एग्जिस्टेंस में आते हैं। मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग्स विद देम। Section 9 of the Act contemplates such implied contracts when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implemented. अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बट ना ही आप बोल के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना आप लिख कर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? आप अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए, आप एटीएम मशीन में जाते हैं, आप एटीएम मशीन यूज़ करते हैं,
तो वो आपके बीच में और एटीएम मशीन के बीच में और बैंक वालों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप अपना पैसा निकालेंगे वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए, व्हेन अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए and A allows him to do so, it is an implied contract and A must pay for the services of the coolie detailed by him. अब मैं ट्रेन से उतरी हूँ और एक कूली है, उसने मेरा सामान उठाकर उसने ले जाना शुरू कर दिया और ना ही मैंने उसे रोका, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो अपनी सर्विस देना चाह रहा था और मैंने बिना कुछ बोले या लिखकर उसकी सर्विसेज को एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि वो मेरा सामान उठा के लेके जाएगा, तो ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगर बाहर सामान ले जाकर उसने आपका सामान रख दिया और फिर आप मना करेंगे कि मैंने तो बोला ही नहीं था कि आप मेरा सामान उठाओ, तो आप फिर मना नहीं कर सकते। अगर आपको मना करना था तो आप तब मना करते जब वो आपका सामान उठा रहा था ट्रेन से उतरते वक्त, ठीक है। A drinks a coffee in restaurant, there is an implied contract that he should pay for the price of the coffee. अब आप एक कैफे में जाकर बैठ जाते हैं, वो आपसे ऑर्डर लेने आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको कॉफ़ी देंगे, उन्होंने आपको ऑफर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया ऑर्डर देकर, और अब ये है कि आप उसके लिए पैसा देंगे, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आप उसके लिए सू किए जा सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि आपने एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है सिंपली कि आपने कॉफ़ी पी ली है। वो अपना रेस्टोरेंट क्या होता है, रेस्टोरेंट आपको सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है। उन्होंने आपको सर्विस ऑफर करी कॉफ़ी की, आपने एक्सेप्ट कर लिया उसे ऑर्डर कर तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप अपनी कंडक्ट से या अपनी परफॉर्मेंस से आप परफॉर्म करते हैं। Now, what is this term which is referred to here as tacit contracts? The word tacit means silent. जो tacit है उसका मतलब ही silent होता है। Tacit contracts are those that are enforced to the conduct of the parties without any words spoken or written. तो implied contracts का दूसरा नाम ही tacit contracts है। Tacit का मतलब होता है साइलेंट। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पार्टीज अपने कंडक्ट से करती हैं, ना कि बोलकर और लिखकर। A classic example of tacit contract should be when cash is withdrawn by a customer of a bank from the automatic teller machine. जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपके और बैंक के बीच में एक tacit contract या implied contract या एक silent contract हो जाता है। Another example of tacit contract is where a contract is assumed to have been entered when a sale is given to the fall of the hammer in an auction sale. It is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contract. अब जो auctions होते हैं हमारे, तो उसमें हमारी bids लगती हैं, ठीक है। तो बिड्स कैसे लगती हैं, लाइक कोई अमाउंट आया कि हम कुछ बेच रहे हैं 50,001, 50,002, 50,003, और अगर 3 के बाद में कोई नहीं बोलता है तो हैमर फॉल हो जाता है 50,003 सोल्ड। तो जब हैमर फॉल हो जाता है तो जिसने बोला है 50,000 और जो ऑक्शनर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अब ये चीज़ आपके बीच में बिक गई है। ये साइलेंटली कंडक्ट से होता है, ठीक है। उन्होंने एक्सप्रेसली नहीं बोला कि मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ। तो कंडक्ट और परफॉर्मेंस के बीच पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उन्हें हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, जबकि अगर वो बोलकर या लिखकर किए जा रहे हैं तो वो हमारे एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। काजी कॉन्ट्रैक्ट। अ काजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। काजी कॉन्ट्रैक्ट एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। कैसे समझते हैं इसे? इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ इन्फोर्स करता है पीपल पर, जो लोग खुद नहीं बनाते, लॉ पीपल पर बनाता है। The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. कोई real contract exist नहीं करता, लेकिन law कुछ right और obligations बना देता है लोगों के लिए। ऐसी ही obligations को हम काजी contracts बोलते हैं। अब कैसी obligations को हम काजी contract बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। In other words, it is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. काजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों पार्टीज चाहती नहीं है कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन लॉ जबरदस्ती उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा देता है। कैसे बनवा देता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। Obligation of finder of lost goods to return them to the true owner or liability of person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of a contract, even it is in the remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. These are said to be काजी contracts. अब मुझे कोई चीज़ ऐसी पड़ी दिख गई है, आप समझिए मैं अपने कॉलेज कैंपस में घूम रही हूँ और मुझे किसी की एप्पल वॉच मिल गई है जो कि है 50,000 की।
अब ये मेरा राइट है, मेरी ऑब्लिगेशन है, सॉरी आई एम सॉरी, इट इज़ माई ऑब्लिगेशन कि वो जिसकी वॉच है मैं उसको देकर आऊँ, ठीक है। ये ऑब्लिगेशन अगर मैं फुलफिल नहीं करती हूँ और मैं उसकी वॉच को रख लेती हूँ और किसी ने मुझे पकड़ लिया उस वॉच के साथ, तो वो मुझे सू कर सकता है कि मैंने बिना उसकी कंसेंट के उसकी चीज़ रख रखी है। सो आप ये ऑब्लिगेशंस हैं जो लॉ आपके ऊपर डालता है। ना ही मैं उस वॉच वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रही थी, ना ही वो वॉच वाला मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहा था, बट जैसे ही मैंने उसकी वो घड़ी को देखा तो उसके बीच में और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अब मुझे वो उसकी घड़ी उसको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। देयर इज नीदर एन ऑफर नॉर एन एक्सेप्टेंस बट स्टिल अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय विद इन मी एंड दैट वॉच ओनर बाय लॉ। तो ये कासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे। ई कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसे हम ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे कि ईमेल्स इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने किसी को ईमेल भेजा कि आई वांट टू सेल दिस और इसका अमाउंट ये सब है, आगे वाले ने ईमेल भेजा कि ओके वी एक्सेप्ट दिस ऑफर, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। In electronic commerce, different parties person create networks which are links to other networks through EDI, electronic data interchange. This helps in doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI contracts or cyber contracts or mouse click contracts. So this is a very important line कि e contracts के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि EDI contract, cyber contracts और mouse click contracts, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए बनाते हैं उन्हें हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। नाउ on the basis of formation we have completed all these four types of contract. Now we have on the third basis, that is on the basis of performance. So let us look forward on the basis of performance of the contract. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और forbearance. When the act is done or executed or the forbearance is brought on record in the contract is said to be an executed contract. डेफिनेशन छोड़ते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। When a grocer sells a sugar on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they are due to under the contract. अब देखिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि मैं दुकान जाती हूँ, वहाँ से शुगर खरीदती हूँ, उसने मुझे शुगर दे दी और मैंने उसे कैश पेमेंट कर दिया। अब दोनों को जो दोनों काम करने चाहिए थे, दो ऑब्लिगेशंस थी, राइट्स थी, हम दोनों ने फुलफिल कर दी, तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी कि जो भी हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी थी दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर दिया है। अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता कि ए और बी है, ए कहता है कि 2 दिन बाद मैं तुम्हें सामान दूंगा और 2 दिन बाद तुम मुझे पेमेंट दे देना, 2 दिन बाद ए ने सामान भी दे दिया और 2 दिन बाद बी ने पेमेंट भी दे दिया, तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी कि दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर दिया, और जब दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर लेती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाता है, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। In an executory contract, the consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contract. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अभी पूरी नहीं हुई है उन्हें हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, where G agrees to take the tuition of H, a pre-engineering student, from the next month, and H in consideration promises to pay ₹1,000 per month. The contract is executed because it is yet to be carried out. अब एक बच्चा आया मेरे पास पढ़ने के लिए कि आप मुझे पढ़ा दीजिए लॉ और मैं आपको इतनी इतनी फीस दूंगा, आप अगले हफ्ते से मुझे पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। उसने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, बट ये कब परफॉर्म होगा, ये 1 हफ्ते बाद परफॉर्म होगा, तो ये अभी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब मैं उसे अपनी सारी परफॉर्मेंस दे दूंगी पढ़ाने की और वो मुझे अपनी फीस भी दे देगा, तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यूनिलैटरल और बायलैटरल आर काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर नॉट सेपरेट काइंड। अब एग्जीक्यूटरी का ही अंदर 2 बाइफर्केशन है, एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है और एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सिंपल टर्म्स में आपको समझाती हूँ तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है सिर्फ एक पार्टी के द्वारा, और अगर दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। इसे हम इससे ही समझते हैं जो कि बुक में लिखा हुआ है। Unilateral contract is one-sided contract in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी है लेकिन दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन बची हुई है, उसे हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं।
M advertises payment of award of rupees 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of executory contract is called unilateral contract. अब मान लेते हैं कि मेरा छोटा भाई है वो खो गया है और मैंने इनाम रख दिया कि जो भी मेरे भाई को ढूंढेगा मैं उसको 5,000 रुपये दूंगी. अब किसी ने मेरे भाई को ढूंढ लिया है तो उस पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी है कि उसने मेरे भाई को ढूंढ लिया है. अब मेरी बारी है कि मैं उसे पैसे दूंगी, तो मेरी ऑब्लिगेशन अभी भी बच रही है. तो एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है कि एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन खत्म कर दी है, दूसरी पार्टी की भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि मेरी जो ऑब्लिगेशन है वो आउटस्टैंडिंग थी. जब मैं उसे 5,000 रुपये दे दूंगी तो वो पूरा एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. Bilateral contract. A bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of both the parties. जब दोनों ही parties की obligation outstanding होती है उसे हम bilateral executory contract बोलते हैं. Example देखते हैं. A promises to sell his plot to B for 1 lakh cash down, but B pays only 25,000 as earnest money and promises to pay the balance on next Sunday. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. The contract between A and B is executed because there remains something to be done on both the sides. Such executory contracts are also known as bilateral contract. A ने B से प्रॉमिस करा कि वो 1 लाख कैश डाउन पेमेंट करेगा और B उसे अपना प्लॉट दे देगा. ठीक है. A promised to sell his plot to B. A अपना प्लॉट B को बेच रहा है और B ने कहा कि वो उसे 1 लाख पूरी एक साथ पेमेंट दे देगा, लेकिन B ने 1 लाख ना देकर उसे सिर्फ 25,000 दिए. 75,000 उसके पास अभी रिमेनिंग है और A ने कहा कि ठीक है, अभी तुम मुझे 25,000 रुपये दे रहे हो, बाकी के पैसे तुम मुझे अगले संडे दोगे, तो अभी मैं तुम्हें पोजेशन दे देता हूँ प्लॉट का, यानी कि तुम्हें अभी जो करना है प्लॉट पर वो कर लो, लेकिन जो इसकी सेल रिसीट है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट संडे ही दूंगा जब तुम मुझे बाकी की पेमेंट कर दोगे. ठीक है. तो दोनों की पार्टीज की ऑब्लिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि बी को अभी 75,000 रुपीज़ देने हैं और ए को सेल रिसीट देनी है. जब तक ए सेल रिसीट नहीं देगा ये नहीं माना जाएगा कि जो प्लॉट है वो बिक चुका है. तो जब दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. सो आई होप जो कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में इस वाली वीडियो में समझाया है आपको समझ आया होगा. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.